डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में मानपुर गया सामुदायिक रेडियो प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला जिसका नाम है संतुलित उर्वरक और स्वस्थ मिट्टी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 89.6 FM कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया के अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर। हमारा आज का विषय है आलू की वैज्ञानिक खेती। किसान भाइयों, मिट्टी की गोद से पलने वाला छोटा सा आलू आज करोड़ों किसानों की उम्मीद बन चुका है और जब खेती में विज्ञान का साथ मिलता है तो यही आलू सुनहरे भविष्य की फसल बन जाता है। मौसम, मिट्टी और तकनीक तीनों के मेल से तैयार होती है आधुनिक आलू खेती की नई कहानी। तो चलिए बिना देर करते हुए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आलू की वैज्ञानिक खेती हम किस प्रकार करें। सब्जियों की बात करें तो आलू की बात किए बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो भी सब्ज़ी बनती है वो आलू के बिना अधूरी रहती है। और इसकी खेती जो है हमारे बिहार क्षेत्र में बात करें तो जो किसान भाई है बहुत ही बड़े पैमाने पर करते हैं, क्योंकि इसकी बिक्री और मांग की बात करें तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक खास विषय लेकर आए हैं, आलू की वैज्ञानिक खेती। इससे जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं पर आज हम बात करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर हैं डॉक्टर आर.बी. वर्मा। मैं आप सभी को बता दूं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर, वेज एंड फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में। आज डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आलू लगाने का एक उचित समय क्या होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। आलू लगाने का बिल्कुल उपयुक्त समय ये चल रहा है। वैसे तो अगेती लगाने का समय ख़त्म हो गया। अगेती आलू हम सितंबर लास्ट से अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक लगा देते हैं जी, लेकिन वो समय ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में आलू लगाने का समय जो मुख्य समय है वो लास्ट अक्टूबर से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक जो है बहुत ही उपयुक्त समय है। तो अभी जिन किसान भाइयों को आलू की खेती करनी है, अच्छी उपज लेनी है, तो वो किसान भाई अब यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके अपने खेत तैयार करके आलू की रुपाई कर दें। अच्छा सर, अब ये बात होगी कि आलू की रुपाई हमें करनी है, लेकिन उसमें प्रजातियों का चयन बहुत महत्वपूर्ण एक हमारा पहल होता है। तो कौन कौन से प्रजाति जो हैं वो उन्नत होंगे उनके लिए? हाँ, देखिए, ये किसान भाई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की प्रजाति चयन करना चाहते हैं। ये इसमें कई तरह की प्रजातियाँ हैं। कुछ तो जैसे मान लीजिए अगेती प्रजातियाँ। अगेती प्रजातियों में आपका जैसे कोफरी सूर्या है, कोफरी अशोका है, कोफरी पुखराज भी इसमें ले लेते हैं, लेकिन वो मध्य में आती है। तो ये अगेती में हो गया। मध्य में आप कहिए तो कोफरी पुखराज बहुत अच्छी प्रजाति है, कोफरी आनंद बहुत प्रजाति है, तो आप इसको आप ले सकते हैं। कोफरी सिंदूरी है। अगर लाल में कहिए कि अगर लाल लगाना चाहते हैं, दोनों सफ़ेद में थी, अभी लाल में जो लगाना है तो किसान भाई से कोफरी सिंदूरी आप ले सकते हैं, कोफरी अरुण आप ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रजातियां हैं। जो कोफरी अरुण है इसकी पैदावार बहुत ही ज़्यादा है, 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो इस प्रजाति का आप चयन कर सकते हैं। और जो किसान भाई प्रोसेसिंग के लिए लगाना चाहते हैं, जैसे चिप्स वगैरह बनाना है, उसके लिए अगर लगाना चाहते हैं प्रोडक्ट के तो लिए, उसके लिए जो है चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, चिप्सोना 3 इत्यादि जो है प्रजातियाँ हैं। इसमें से आप कोई प्रजाति चयन करके उसका आप जो है चुनाव कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने श्रोताओं किसान भाइयों जाना कि अगर आप प्रोसेस्ड एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं आलू का, तो एक अलग प्रजाति का आप चयन करें उसके लिए। और अगर आप बेचना चाहते हैं, आर्थिक तौर पर मुनाफा पाना चाहते हैं, तो कौन से उन्नत प्रजाति हैं डॉक्टर साहब ने आपको बताया। डॉक्टर साहब, अब एक जो स्टेप आता है वो आता है कि बीज उपचार कैसे करना चाहिए आलू में, और बीज दर कितनी होनी चाहिए। हाँ, देखिए किसान भाई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है कि बीज दर कितना होना चाहिए। अक्सर किसान भाई जो है उसको नहीं समझ पाते हैं और छोटा बीज ले जाकर उसको लगा देते हैं। जी जी। लेकिन ये पहली बात तो ये गुणवत्ता वाला बीज ही उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात, यदि संभव हो तो उसको खड़ा ही लगाइए, साबुत उसको लगाइए और छोटा टुकड़ा यूज़ करिए। या 20 से 25 ग्राम साइज़ का अगर आपके पास आलू है तो उसको साबुत ही लगाइए, उसको काटिए नहीं। अगर मजबूरी है आपको काटना तो आप काटिए, लेकिन कटने के बाद जो ट्रीटमेंट करना होता है वो ज़रूर कीजिए। काटने के बाद 2-3 ट्रीटमेंट आप ज़रूर करिए। पहला ट्रीटमेंट ये करिए कि जब काटते हैं तो उसको 20 से 25 ग्राम से कम साइज़ मत काटिए। दूसरा बात ये करिए कि काटने के बाद उसमें 2 से 3 आँखें जरूर होनी चाहिए। अच्छा। तीसरा उसमें ध्यान देने जो बात है वो है कि अगर काट देते हैं तो काटने के बाद उसका उपचार जरूर करिए। अगर उसका उपचार नहीं करेंगे तो ज़मीन में जाएगा तो उसमें हाई टेम्परेचर जब पड़ेगा तो सड़न पैदा हो जाएगी। इसलिए उसमें एरिटान 6 भी आता है, इसे भी आप उपचार कर सकते हैं। नहीं अगर कोई दवा मिल रही है तो आपके पास डाइथेनियम 45 है,
इसमें आप जो है 0.2% का घोल बनाकर, यानी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर इसको 15 से 20 मिनट आप जो इसको जो है डिप कर दीजिए। डिप करने के बाद इसको निकाल लीजिए, सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद इसको आप जो है खेत में ले जा करके रुपाई कर दीजिए। जी। रुपाई के लिए आपको ये बता दें कि आप कितनी दूरी पे आप लगाएंगे। तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम आलू लगाते हैं तो उसमें स्पेसिंग यानी दूरी पौधे से पौधे की और कतार से कतार की दूरी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें कतार से कतार की दूरी कम से कम 60 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 20 सेंटीमीटर रखें। यदि किसान भाई बीज के लिए लगाना चाहते हैं आलू, तो कतार से कतार की दूरी वो 50 सेंटीमीटर कर सकते हैं, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर ही रखें। एक चीज़ और किसान भाई को मोटे तौर पे बता देना चाहता हूँ जी। कि अगर आप कभी कभी सोचते हैं कि हमारे पास कम खेत है, इसके लिए हमें कितना आलू का बीज चाहिए, नहीं आकलन कर पाते हैं, तो उसके लिए एक मोटा मोटा हिसाब आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आलू का साइज देख लीजिए, आलू का साइज अगर उसके सेंटीमीटर में देखिए, डायमीटर को, उसके व्यास को देखिए, अगर 2.5 से 3 सेंटीमीटर का उसका व्यास है तो इसका मतलब उसके एक आलू का वजन कम से कम आपका 25 ग्राम हो जाएगा। तो जितने ग्राम का आलू होगा समझिए उतने कुंतल प्रति हेक्टेयर उसकी बीज दर लगेगी। अच्छा। तो जितना आपको लेना आप खरीद लीजिए। अगर 3 से 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर का ले रहे हैं, इसका मतलब जो है 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर लगेगा। अगर 40 बड़ा साइज का आप आलू लेते हैं कि आप 40 से 50 सेंटीमीटर डायमीटर का लेते हैं, तो आपको जो है 4.5 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर का लेते हैं, तो उसमें 40 से 50 ग्राम का एक ट्यूबर होगा और 40 से 50 कुंतल आपका प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि आपको जितना लगाना हो उतना आप उसी साइज का ट्यूबर चुनें। और हमारे ख्याल से अगर आप 20 से 25 या 25 से 30 ग्राम साइज का ट्यूबर अगर सेलेक्ट करते हैं तो उससे 25 से 30 कुंतल ही आपका बीज दर लगेगा। जी। अगर ज़्यादा भारी या ज़्यादा बड़े आकार का अगर चयन करेंगे तो उसमें आपके बीज की मात्रा जो है बढ़ जाएगी और आपके कास्ट जो होती है, जो कीमत लागत जो होती है वो आपकी बढ़ जाएगी और आपकी थोड़ी सी जो है आमदनी में कमी हो सकती है। जी। डॉक्टर साहब, जब हम आलू की वैज्ञानिक खेती करते हैं तो उसमें मिट्टी चढ़ाना एक जो है कार्यक्रम या फिर कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया है। तो मिट्टी चढ़ाने का ये समय परफेक्ट यानी कि एक उचित समय कब होना चाहिए और साथ ही खरपतवार नियंत्रण इसमें कैसे करना चाहिए? हाँ, किसान भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि आलू जब आप रोपाई कर देते हैं तो उसमें धीरे धीरे वो जैसे ऊपर निकलता है, सूट निकलता है, तो नीचे उस पर प्ररोह निकलते हैं जिसमें आलू पड़ता है। देखते हैं आलू जिसमें पड़ता है उसमें लंबा सा प्ररोह रहता है, स्टोलन जिसको बोलते हैं। उस प्ररोह के ऊपर जाकर के एकदम लास्ट में जाकर उसका आलू बनता है। और ये प्ररोह बनने की क्रिया जो है 20 दिन के बाद से आपकी शुरू हो जाती है। तो मिट्टी चढ़ाने का कार्य जो है, एक तो उस समय खरपतवार भी आपकी, खरपतवार का नियंत्रण कभी भी जो है सब्जियों के खेत में जो है अर्ली स्टेज में करते हैं, एकदम शुरू के अवस्था में ही करते हैं, इसलिए कि जितना कंपटीशन होता है वो शुरू के स्टेज में ही होता है। बाद में पौधा जब बढ़ जाता है तो एक कंपटीशन कम हो जाता है। तो इस मिट्टी चढ़ाने से 2 फायदे होते हैं। एक तो आप जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो उसके लिए नालियों की गुड़ाई करते हैं, तो नालियों की गुड़ाई करने के साथ साथ आपके खरपतवार जो है निकल जाते हैं, आप उसको बीन के किनारे कर लें। और दूसरा, इसमें आलू में जो है नत्रजन, फास्फोरस और पोटास कम से कम 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन और 60 किलोग्राम पोटास और 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, जिसमें से 60 किलोग्राम फास्फोरस और पोटास इन और आधा मतलब जो है 60 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बुआई के समय ही देना चाहिए। और बाकी जो मात्रा आप 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचा के रखते हैं, उसको जब ये मिट्टी चढ़ाते हैं तो जब खेत की गुड़ाई कर देते हैं उस समय आप पूरे खेत में यूरिया को छिड़क दीजिए और छिड़कने के बाद फिर उसकी मिट्टी को चढ़ा दीजिए। तो इससे पूरा का पूरा खाद उस पौधे के ऊपर चला जाता है और पौधा उसको आसानी से ग्रहण कर लेता है। जी, तो ये बात होंगी। डॉक्टर साहब, सिंचाई की भी बात कर लेते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ ये भी कहना था कि अगर इसमें देर से अगर करेंगे, इसमें अगर मिट्टी चढ़ाने वाली प्रक्रिया अगर देर करते हैं तो वह स्टोलन जो है जब गुड़ाई करते हैं तो वह जो प्ररोह होता है वो टूट जाता है। तो जब प्ररोह टूट जाएगा तो आपकी पैदावार ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसलिए समय से आप उसकी मिट्टी चढ़ाने का कार्यक्रम 25 से 30 दिन के अंदर अवश्य कर लीजिए। दूसरा चीज़ जो है, मिट्टी चढ़ाने के बाद आप जो है, एक तो जब बुआई करते हैं उस समय अगर खेत में नमी नहीं है तो बुआई के तुरंत बाद आप हल्की सिंचाई कर दीजिए, और नहीं अगर नमी है तो बुआई के 7 दिन बाद एक आप हल्की सिंचाई जरूर कर दीजिए। और दूसरा,
जब ये अब मिट्टी चढ़ाने का कार्यक्रम करते हैं तो हल्का से सिंचाई कर लीजिए। सिंचाई करने के बाद या नमी अगर उसमें है तो आप मिट्टी चढ़ाने का कार्यक्रम कर लीजिए और उसके बाद हल्की सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई का मतलब ये होता है कि कभी भी जो है नाली में 3/4 से ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। अगर 3/4 से ज़्यादा पानी भरते हैं, ऊपर अगर फ्लड हो जाता है तो ऊपर से मिट्टी दब जाती है और पैदावार आपकी कम हो जाती है। तो आप जानते हैं कि जितनी भी जड़ वाली सब्जियां हैं या जमीन के अंदर वाली सब्जियां हैं, उनके लिए जितनी ही अगर मुलायम मिट्टी रहेगी, जितनी हल्की मिट्टी रहेगी, उतना ही उसमें पैदावार अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और जितना ही हार्ड मिट्टी हो जाएगी उसकी पैदावार कम होती चली जाएगी। जी। तो डॉक्टर साहब, ये रोग व्याधि की बात करते तो कौन कौन से रोग लग सकते हैं, उनसे बचाव कैसे करें? हाँ, देखिए किसान भाई, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए कि इसमें बीमारी के तौर पे जो है मुख्य रूप से जो बीमारी आती है, एक अर्ली ब्लाइट आती है और एक अगेती झुलसा और दूसरी जो है पिछेती झुलसा आती है। अगेती झुलसा में बहुत ज़्यादा नुकसान तो पौधे को नहीं होता है, लेकिन इसका सिंपल ट्रीटमेंट आपका जो है जिंकेब जो है 0.2% अगर छिड़क देंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसकी कोई ज़्यादा विशेष समस्या नहीं है। किसान भाई के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो पिछेती झुलसा की है। और ये पिछेती झुलसा जब आती है तो ये महामारी के रूप में आती है। अच्छा। और इसको आप थोड़ा सा अगर केयरलेस हो गए, थोड़ा सा अगर सावधान नहीं रहे तो ये रात में अगर आ गई तो दूसरे रात ये खत्म कर देगी पूरी फसल को। तो इस बात के लिए किसान भाइयों को 2-3 सलाह मैं दूंगा। एक तो आप पहले से विजिलेंट रहें, आप पहले से कॉन्शियस रहें। प्रिकॉशन के तौर पे जो हम कहते हैं, इसको 15 दिसंबर से, इसके आने का समय लगभग देखिए जब कपकपी आपको ठंडी लग रही हो, टेम्परेचर बहुत डाउन हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे समय में अगर बारिश भी बूंदाबांदी हो जाती है तो समझ लिए कि पिछेती झुलसा के आने का एकदम सही उपयुक्त समय आ गया है और वो आ सकता है। लेकिन दिन भर में अगर 6 घंटे या 5 घंटे अगर धूप निकल गया बढ़िया, तब समझिए ये नहीं आएगा। लेकिन बदली छाई हो और कपकपी अगर आपको लग रही हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, तो अगर हल्की सी बारिश उसमें हो जाती है तो समझ लिए कि पिछेती झुलसा एकदम आनी ही आनी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसान भाई ये करें कि 15 दिसंबर से और 15 जनवरी तक 2 से 3 छिड़काव डाइएथेन M45 का 0.2% या 0.25% यानी 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका 15 दिन के अंतराल पे छिड़काव करते रहें। इससे भविष्य में आने वाली जो है आपकी जो पिछेती झुलसा है वो उसमें नहीं आएगी और उससे बच सकेंगे। तो ये तो प्रिकॉशन के तौर पे आ गई। लेकिन अगर ये झुलसा सपोज करिए आप समझ रहे हैं कि नहीं ये आएगी तभी हम दवा देंगे, उसके पहले हम दवा नहीं देंगे, तो उस स्थिति में आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी। रोज़ आपके फील्ड में इस तरह का मौसम हो तो जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसमें कहीं वो लेट ब्लाइट या पिछेती झुलसा आ तो नहीं रही है। तो अगर पिछेती झुलसा का थोड़ा भी लक्षण आपको दिखाई पड़ रहा है तो उस समय आपका डाइएथेन M45 बिल्कुल काम नहीं करेगा। उस समय आपको डालिएगा रेडोमिल। रेडोमिल मीन्स हमारी ये कंपनियां अलग अलग बनाती हैं। कहने का मतलब इसमें मेटालेक्जिल 8% है और डाइएथेन M45 आपका 64% है। इस कॉम्बिनेशन का दवा, इसको हम इसको रेडोमिल बोलते हैं, कहीं संचार बोलते हैं। तमाम कंपनियां तमाम नेम से बनाती है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को आप जो है सेम डोज 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करिए तो ये तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो एक रामबाण दवा और आती है, वो करजेट है। करजेट में होता है सिमाक्सिनिल होता है और प्लस मैंकोजेब होता है। इसका 2.5 ग्राम के हिसाब से आप छिड़काव कर दिए तो वो बीमारी जो है झुलसा जो है तुरंत चेक हो जाएगी। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास जो है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, डाइएथेन बहुत सस्ती दवा है, इसको आप 2-3 बार भी छिड़केंगे तो भी नहीं आएगी और कम लागत आएगी। रीडोमिल इससे बहुत महंगी दवा है और करजेट जो है रीडोमिल से भी महंगी दवा है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो करना चाहते हैं उसको आप इस्तेमाल करिए। जी डॉक्टर साहब, सबसे अंत में जो अहम हिस्सा है आलू की वैज्ञानिक खेती का वो है खुदाई और भंडारण। तो कितने समय के बाद खुदाई करें और भंडारित कैसे करें? हाँ, देखिए किसान भाई, इस चीज़ को ध्यान रखें। जब भी आप आलू 2 चीज़ों के लिए आप बोते हैं, एक तो कमर्शियल खाने के लिए बोते हैं जी, और दूसरा आप बोते हैं बीज रखने के लिए। तो जब आप बीज रखने के लिए बोते हैं तो उस समय कुछ बातें आपको ध्यान देनी चाहिए कि जब आप बुआई करते हैं तो उस समय आपको बीज को काट के नहीं बोना है, पहली बात ध्यान रखिए। लेकिन जब खाने के लिए आप बोते हैं तो उसमें आप बीज को काट करके बो सकते हैं, ये चीज़ें है। और दूसरी चीज़, जब बुआई के लिए जब तक वो परिपक्व हो जाए, कम से कम 90 डेज़ की क्रॉप उसके लिए, बीज के लिए अगर रखना हो तो कम से कम 90 डेज़ की क्रॉप आप रखिए।
और 90 डेज के बाद ये परिपक्व हो जाती है। जब ये परिपक्व हो जाती है तो उसके 10 दिन पहले आप क्या करिए, आप उसकी हाम को कटिंग कर दीजिए। हाम मतलब उसका डंठल जो होता है, उसका ऊपर वाला पोर्शन उसको काट दीजिए, और काट करके फेंकिए नहीं। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, उसको काट करके और पशु को चारा खिलाते हैं। अच्छा। तो उसको फेंकना नहीं है, आप उसको काट करके उसी मेड़ पे रख दीजिए। वो मेड़ पे क्यों रखेंगे, इसलिए कि आलू जब पड़ता है तो देखिए मेड़ पे आप मेड़ में अगर आलू जब पड़ जाता है तो उसमें देखिए दरारें पड़ जाती हैं, और वो दरारें जो है वो ढकी रहती हैं, किससे, पत्तियों से ढकी रहती है। और ऐसे अगर काट करके पत्तियों को जब हटा देंगे तो वो दरारें नंगी हो जाती हैं। तो दरारें जब खुली हो जाती हैं तो सूरज की डायरेक्ट रोशनी आलू पे पड़ती है। जी जी। तो जब डायरेक्ट रोशनी अगर आलू पे पड़ेगी सूरज की, तो समझिए आलू जो एक तने का रूपांतरित रूप है। तो तने का ये गुण होता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश पाएगा वो हरा हो जाएगा, तो वो आलू हरा हो जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए किसान भाई क्या करें, उस डंठल को काट के उसी मेड़ पे छोड़ दें, और 8-10 दिन बाद जो है, चाहे 3-4 दिन बाद जब वो सूख जाता है तो उसको हटा करके आप खेत की खुदाई जो है उसकी आप कर सकते हैं। और उसके 10-15 दिन पहले आप सिंचाई भी बंद कर देंगे। 10-15 दिन पहले आपको हाम कटिंग भी कर देना है और सिंचाई भी बंद कर देनी है। अच्छा। और जिस दिन आप कटाई करेंगे हाम की, उसी दिन उसकी खुदाई मानी जाएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हाम काटने के बाद या डंठल काटने के बाद मेड़ पे रखें, 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें, और उसके बाद उसकी खुदाई कर ले। खुदाई करने के बाद एक बात और ध्यान रखें किसान भाई, कि खुदाई करने के बाद आलू को खेत से उठा लाएं और उसको छाए में रखें, जहां डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर न पड़ती हो, छाए में रखें। इसलिए कि डायरेक्ट रखते हैं तो हो सकता है कुछ आलू जो टेंडर होगा उसमें जो है फिर ग्रेनिंग की समस्या आने शुरू हो जाएगी। इसलिए उसको छाए में रखना है, और छाए में रखने के बाद से उसकी आप जो क्योरिंग भी करते हैं। उसको क्योरिंग क्या करते हैं कि उसको जो पूरा ढेर में रखते हैं, पूरा फैला करके नहीं रखते हैं। फैला के रखने में क्या होता है, अगर पूरे एरिया में फैला करके रखेंगे तो सूर्य की रोशनी जो आएगी वो पूरे क्षेत्र पे पड़ेगी, तो पूरे जितने एरिया पे जितने आलू पड़ेगा उतना से ज़्यादा मात्रा वो हरा हो जाएगा। इसलिए शुरू में उसको क्या करते हैं, हिप में रखते हैं। आप जो आलू को हमेशा हिप में रखिए ला करके छाए में, और उससे उसका टेम्परेचर भी अंदर का थोड़ा बढ़ता है, तो जो कटा पीटा होता है वो भी घाव भर जाता है। उसके बाद आप क्या करिए, आलू की जो है ग्रेडिंग कर लीजिए। ग्रेडिंग करने का मतलब जो बीज का आलू अलग कर लीजिए, और खाने वाला आलू, बेचने वाला आलू अलग कर लीजिए। जो छोटे साइज का है उसको आप बीज के रूप में रख लीजिए, और जो बड़े साइज का है उसको आप खाने के रूप में आप बेच दीजिए। तो इसकी ग्रेडिंग तो हम जैसे A-B-C-D ग्रेड करते हैं। जो 25 ग्राम से जो बिलो है उसको हम जो है D ग्रेड देते हैं, 25 से 50 है C ग्रेड देते हैं, 50 से 75 है उसको B ग्रेड देते हैं, और वह 75 जो होता है उसको हम A ग्रेड देते हैं जी। तो जो भी आपका जो है C ग्रेड है आप सीड के लिए रख सकते हैं, और A और B आप खाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और C और D को आप जो है बीज के रूप में आप रख सकते हैं बड़े आसानी से। रखने के लिए एक बात का और ध्यान रखिए, हमेशा इसको रखने से पहले बीज जब रखना है तो इसको हम जो है ट्रीटमेंट भी देते हैं। 2% बोरिक एसिड का घोल बना करके इस आलू को पहले तो ग्रेडिंग कर लिया, ग्रेडिंग करने के बाद उसको सीड ट्रीटमेंट करेंगे। सीड ट्रीटमेंट किससे करेंगे, तो बोरिक एसिड से करेंगे। 2% मतलब 20 ग्राम बोरिक एसिड पर लीटर ऑफ वाटर जो है सोल्यूशन बना करके उसको कम से कम 40 मिनट तक उसको आप उसमें डिप करेंगे। उसके बाद निकाल के सुखा करके तब बोरा में भर लेंगे। बोरा आपका कैसा होना चाहिए, तो बोरा होना चाहिए आपका जूट का जो बैग होता है वह होना चाहिए, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो 50 kg की। अब एक 100 kg या एक उत्तल की कैपेसिटी वाला काम खत्म हो गया। 50 kg का बैग आप रख लीजिए, और 50 kg के बैग में उसको रख करके बढ़िया से सील करके आप कोल्ड स्टोरेज भेज दीजिए। कोल्ड स्टोरेज में जो है भेजने का समय जो होता है, या तो एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग भेजिए, या तो एकदम लेट आवर में भेजिए। बीच के दिन में अगर भेजते हैं तो दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और अगर ट्रक पे या ट्रॉली पे आप लाद के भेजते हैं तो एक के ऊपर एक आलू बैग रखते हैं तो उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें जो है प्रॉब्लम आ जाती है, सड़ने उड़ने वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए आलू बेचने का समय आपको शाम को या अर्ली इन द मॉर्निंग आप घर से ले जाकर बाहर बेचेंगे। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपने पूरी जानकारी प्राप्त की है आलू की वैज्ञानिक खेती के बारे में। आपको क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर साहब ने यहाँ पर आपको बताया है। तो आशा करते हैं कि अगर आप भी आलू की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो जो भी बातें यहाँ पर बताई गई हैं आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। तो साथियों, आलू की वैज्ञानिक खेती की ये बातें सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि किसान के भविष्य की नई रोशनी है। आज के सफ़र में हम यही लेकर जाएं
कि सही ज्ञान, सही समय और सही प्रयास किसी भी फसल को सफलता की मिसाल बना सकता है। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे निशा। मिलते रहेंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी 9.6 मेगाहर्ट्ज़ पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब ख्याल, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए और हमें याद करते रहिए। नमस्कार।